नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्टूबर में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, अक्टूबर में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, अक्टूबर में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। हम जानते हैं जब आपकी जेब की बात होती है, आपकी इनकम की बात होती है, तो फिर आपके लिए विषय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से आप देखें और पंडित जी को ध्यान से सुने। आज कालचक्र में बात होगी अक्टूबर महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। अक्टूबर में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, अक्टूबर में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, अक्टूबर में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज आपको। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही हमेशा कहते हैं हम, आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। आज 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 9:39 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:16 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रात 2:18 तक, इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:12 से सुबह 10:41 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 1:39 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की चर्चा हमारी राशि अनुसार है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्या अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में कुछ कमी आएगी? क्या कहता है अक्टूबर में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में मेष राशि के जो जातक हैं उनकी आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बकरी शनि आपके एकादश भाव में 11वें स्थान में बैठकर आपको थोड़ी सी राहत देंगे। आमदनी के स्रोत जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। शनि कृपा से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में सूर्य, बुध और केतु के होने से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। व्यर्थ के कार्यों और चीज़ों में आपके धन की बर्बादी हो सकती है। घर के किसी सदस्य की सेहत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। 9 अक्टूबर से बकरी बृहस्पति आपको थोड़ा लाभ देंगे। इस महीने आपका तनाव खर्चों के कारण ही बढ़ सकता है, लेकिन शनि देव के कारण आमदनी में कमी ना आने से और आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। संपत्ति में निवेश करने के लिए महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं। महीने के अंत में संपत्ति खरीदने और बेचने से बचें। चल अचल संपत्ति से जुड़ा निवेश महीने के अंत में ना करें। कारोबार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। पैसा कमाने में जल्दबाजी ना करें वरना बुरे फंस सकते हैं। शेयर बाजार में भी आपको सावधान रहना चाहिए। और इस पूरे महीने आपको, यदि आपकी मेष राशि है तो आपको नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, लगातार राशि अनुसार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कल आपको बताते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या है। ऐसे में पिंडदान से जुड़ा एक सवाल भी आपके मन में होगा, हमारे भी मन में है। पंडित जी से वो जान लेते हैं। पिंडदान करने के बाद श्राद्ध ही नहीं करते हैं कुछ लोग, क्या ये सही है पंडित जी? नहीं करना चाहिए, पिंडदान श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अनंत कोटि जन्म हो गए हैं, केवल ये पहला जन्म नहीं है। और जब आप गया श्राद्ध करते हो या आप पिंडदान तर्पण करते हो तो इस जन्म के अपने से सगे संबंधियों का आपके मन मस्तिष्क में स्मरण होता है कि उनके कल्याणार्थ मैं कर रहा हूँ। और भगवान से भी आप यही कामना करते हैं कि इस जन्म के हमारे जो सगे संबंधी हैं और जो मृत हो चुके हैं, जो प्रेत योनि में, पितर योनि में हैं, उनकी मुक्ति के लिए प्रभु आप कुछ करिए। लेकिन शायद ही बिरला कोई व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा कि जो मैंने अनंत कोटि जन्म लिए हैं, कितने बार हमने जन्म लिए हैं और उन जन्मों से संबंधित हमारे जो पितर हैं उनका भी कल्याण हो जाए, ऐसा कहने वाला कोई बिरला ही होगा। तो इसलिए श्राद्ध कर्म तो ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में इसको 365 दिन करने के लिए कहा गया है। प्रतिदिन पितरों को तर्पण करने के लिए कहा गया है, प्रतिदिन पितरों के लिए जल देने की बात कही गई है। तो इसका तो मतलब कि निश्चित है कि श्राद्ध के महीने में कम से कम ये महालया जो 15 दिन का चल रहा है, इसमें तो पितरों के लिए पूर्ण रूपेण तर्पण और पिंडदान ये सब क्रियाएं करनी ही चाहिए। वृषभ राशि की हम बात करेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। उषा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। उषा अग्रवाल की डॉटर बोली ख्याति अग्रवाल। पंडित जी, मैं वडोदरा गुजरात पर रहती हूँ। मेरा जन्म 2001 में 11 जून बनारस में हुआ है और 7:26 में। पंडित जी, मेरे कुछ सवाल है कि मैं मतलब उषा जी, पहले आप एक लंबी सांस लीजिए और उसके बाद अपना सवाल अच्छे से कीजिए। हाँ, सॉरी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि मैं विदेश योग है मेरा और मैंने ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग से की है और मैं विदेश लोन लेके जाना चाहती हूँ जर्मनी। तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगी और वहाँ पे कौन सा ग्रेजुएशन में मास्टर्स में कर सकती हूँ, MBA कर सकती हूँ या MHRM कर सकती हूँ, किसमें मेरा अच्छा रहेगा? देखिए उषा जी, आपका प्रश्न जो हुआ है स्थिर लग्न में हुआ है, लेकिन आपका प्रश्न लग्नेश चर राशि में है। विदेश जाने की आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा है तो मैं बताऊं, जब ज्योतिष शास्त्र की रचना ऋषियों महर्षियों ने की थी तो उस समय MBA और MTech और BTech किताबों में नहीं लिखा हुआ है। उसको कहना अपने मन से बात गढ़ना है और मैं अपने मन से बात नहीं गढ़ना चाहता हूँ। मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ, जिस विषय को आप अच्छी तरह से कर सकें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस विषय में आपकी रुचि हो, उसे आप करिएगा। हाँ, रही बात विदेश जाने की, तो अगर इस दिशा में आप प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और विदेश जाने का आपका योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी अक्टूबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है अक्टूबर महीने की भविष्यवाणी, इनकम भविष्यवाणी आपकी, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही आपको धन लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, केतु ये आपके पंचम भाव में रहेंगे और 11वें भाव में पूरे महीने राहु की स्थिति है। ये सभी ग्रह मिलकर आपकी आमदनी बढ़ाएंगे और लाभ भी दिलाएंगे। मंगल के कारण आपके कारोबार में बहुत लाभ होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पहले भाव में बृहस्पति के होने से आप आर्थिक मामलों में सही डिसीजन लेंगे। 10वें भाव में वक्री शनि आपके खर्चों में कमी लाएंगे। शेयर बाजार में निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत और मध्य बहुत अच्छा रहने वाला है। 10 अक्टूबर से बुध छठे भाव में जाएंगे। सूर्य भी 17 अक्टूबर से छठे भाव में गोचर करेंगे।
मंगल 20 अक्टूबर से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। इन तीनों ग्रहों के परिवर्तन के कारण महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो व्यक्ति सही मनी मैनेजमेंट करेगा उसको ही लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर समझदारी दिखाएं, पैसों की कमी इस महीने नहीं है। महीने के मध्य में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करें। पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। आपको चाहिए कि पूरे अक्टूबर महीने में आप भगवती दुर्गा की आराधना करें और हो सके तो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की कैसी रहेगी अक्टूबर में। मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहता है अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ आपका, जानते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत में शुक्र 5वें भाव में है। बकरी शनि 9वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे। इन ग्रहों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बृहस्पति के 12वें भाव में होने से आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। 9 अक्टूबर से बृहस्पति के बकरी होने से अनियंत्रित खर्चे बढ़ सकते हैं। इन पर आपको ध्यान देना होगा। 13 अक्टूबर को शुक्र 6ठे भाव में जाकर खर्चों को और बढ़ाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य 5म भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल दूसरे भाव में जाने से आपकी बचत होनी शुरू होगी। पैसों का सही मैनेजमेंट करें, पैसों की बर्बादी से बचें, तभी आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। विदेश से जुड़ा काम है तो लाभ ज्यादा होने के आसार हैं। निवेश सोच समझकर करें, वरना आर्थिक नुकसान संभव है। और पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नित्य भगवान गणेश की पूजा उपासना करें और हो सके तो गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। इस वक्त स्वागत है आपका, बक्सर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, नाम बताकर सवाल करें। प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आलोक है और बक्सर से बोल रहे हैं। जी जी। पंडित जी, हम लोग पूरा परिवार ना चर्म रोग से और जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है और इनकम जो होता है उसमें बचत भी नहीं है और कुछ ऊपरी बाधा भी है, प्रेत बाधा। देखिए आलोक भैया, सही बात यह है कि आपके 6ठे भाव में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति है। बुध त्वचा का पक्का कारक है। आपके घर में सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम, समस्या पूरे परिवार के लोगों को चल रही है। और द्वादश भाव का राहु, आलोक, द्वादश भाव का राहु प्रेत दोष का संकेत करता है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा और इस उपाय को आप करिएगा, मुझे विश्वास है कि आपके पूरे परिवार को राहत मिलेगी। किसी दिन, जिस दिन अग्निवास हो, किसी योग्य ब्राह्मण से पूछेगा कि किस दिन अग्निवास है पृथ्वी पर। जिस दिन अग्निवास हो उस दिन आप अपने घर में 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन करने की कोशिश करिएगा, जिसमें 5 किलो काला तिल, 1.5 किलो देसी घी गाय का, 1 किलो चीनी, आधा किलो शहद, ये सारी चीज़ें मिला करके और 8 लोग हवन कुंड के चारों तरफ बैठ जाइए। 10 माला से हवन करा देंगे, 8000 आहुति हो जाएगी। और शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिव जी का पहले अभिषेक करके उसके बाद में हवन का आयोजन कर दीजिए। इस हवन का परिणाम ये होगा कि आपके घर से जो पितृदोष की छाया, पितर दोष की, जो प्रेत दोष की छाया है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये हवन आपको हो सकता है 2 से 3 बार करवाना पड़े 4-4 महीने पर, तब जाकर के प्रेत दोष से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये परेशानी आपकी आज से नहीं है, ये परेशानी आपकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है।
तो ये हवन आपको हो सकता है 2-3 बार करवाना पड़े। और दूसरी बात, घर में कोई एक व्यक्ति नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके कपूर से जलाएं और एक कटोरी में 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी मिला करके और चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हवन करें। ये हवन की प्रक्रिया कम से कम 24 महीने तक जारी रखिए। इससे सबके चर्म रोग ठीक होंगे और घर का प्रेत दोष भी नष्ट होगा और आप लोग सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने बताया कि कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है, ऐसे में कोई श्राद्ध नहीं कर सकता है और सिर्फ दान देना चाहता है, तो पंडित जी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो दान में दी जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, दान देना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम दान है, भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि यज्ञशाला में अग्नि में आहुति जो हव्य की दी जाती है, मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मण के मुख में भोजन पवाया जाता है तो मैं संतुष्ट होता हूँ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन मैं कह रहा हूँ जी, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो पूजा पाठ के काम में लगा हुआ कोई ब्राह्मण जो पूजा पाठ से अपनी आजीविका चलाता हो, ब्राह्मण जाति के तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके आजीविका का सहारा पूजा पाठ हो, जो पूजा पाठ करके ही अपने परिवार का गुजर बसर करते हों, ऐसे लोगों को कच्चा सीधा चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, तेल, घी, सारी वस्तुएं इकट्ठा करके और श्रद्धा के साथ कल ले जा करके मंदिर में या जहां वो मिले वहां दान करना चाहिए। और मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उनके पूरे परिवार के एक दिन का, एक समय का जो है भोजन उससे तैयार हो सके। और ये जितना श्रद्धा से कर दिया जाएगा उतना आपके पितरों को उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अक्टूबर में कब इनको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है, और आमदनी बढ़ाने में कब आप सफल रहेंगे, क्या कहता है अक्टूबर महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन बकरी शनि के 8वें भाव में होने से खर्चे कम नहीं होंगे। बृहस्पति के कारण आपकी आमदनी होती रहेगी। इस ग्रह के कारण आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को खर्चे बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के 4थे भाव में आने से, 13 अक्टूबर से शुक्र के 5वें भाव में जाने से आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में कमी आएगी और महीने के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। निवेश करने में जल्दबाजी ना करें। पैसे उधार दिए हुए हैं तो वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि आपकी राशि कर्क राशि है, जन्म की भी राशि आपकी कर्क राशि है और प्रचलित नाम से भी अगर आपकी राशि कर्क राशि है, तो मेरा आग्रह है इस पूरे महीने आपको किसी शिवालय में रोज जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, हो सके तो एक घी का दिया जलाना चाहिए और उत्तर दिशा में मुंह करके शिवालय में बैठ करके कम से कम 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करें तो निस्संदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की कृपा से आपकी आमदनी भी संयत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ संगरूर से परवीन जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं प्रवीण बोल रही हूँ। मैंने अपने पति के बारे में पहले भी फोन किया था, तो आपने जो उपाय बताए थे वो करती है 7 शनिवार। तो थोड़ा सा उनको काम की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 2 फैक्ट्री थी वो काम से छूट गए, एक ही फैक्ट्री रह गई काम के लिए। तो उनका काम कब तक बन जाएगा? और मैं पंडित जी रिश्ते वगैरह कराती हूँ, तो इसमें मेरे को फायदा है या नुकसान ही हो रहा है मेरे को? क्या करते हैं आप? मैं रिश्ते वगैरह कराती हूँ पंडित जी। क्या कराते हैं? मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो चलाती हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा काम कैसे चलेगा। और एक मेरा भाई राहुल है, वो थोड़ी गलत संगत में पड़ा हुआ है, वो कर्जे में भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसका बताइए वो कब तक मुक्त हो जाएगा? देखिए, पहला प्रश्न आपका अपने पति के लिए है। तो परवीन जी, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति। अभी आपके पतिदेव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने में अप्रैल 2025 तक का समय लगेगा। अभी इनका कोई भी डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है और कहीं भी इनका काम नहीं बन रहा है। अगर आप चाहती हो कि जल्दी इनका काम बने तो आपको हर बृहस्पतिवार को आधा पाव चने की दाल भिगो करके गुड़ के साथ किसी गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय कम से कम 16 बृहस्पतिवार करना चाहिए। इससे आपके पति को आजीविका मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपने जो अपने काम के लिए किया है, तो प्रवीण जी ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, सूर्य से द्वितीय द्वादश है। कहने के लिए तो आप मैरिज का काम कर रही हैं, लेकिन काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर ये कहा जाए कि इससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस काम में अगर आप लगी रहें तो हो सकता है कि 2025 में अक्टूबर नवंबर के बाद कुछ काम आपके बनने लगेंगे। जहाँ तक प्रवीण आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि व्यय भाव में शुक्र है, कर्जे तो है ही हैं। कर्जों को अगर उन्हें उतारना है तो नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें और भूल करके भी किसी से मंगलवार को कर्ज न लें। इससे धीरे धीरे कर्ज उतरने में सहायता मिलेगी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। रूप कुमार जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, रूप कुमार शर्मा। मेरा जन्म स्थान अजमेर राजस्थान है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ अभी जी। वर्तमान में। पंडित जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ कमीशन बेस पे। मेरा 4-5 साल से ना काम नहीं चल रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सलाह दें मैं क्या करूँ? यही फील्ड में रहूँ या चेंज करूँ इस फील्ड को? देखिए, फील्ड आपकी ठीक है, फील्ड में आपके कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो आपकी डील नहीं हो पा रही है उसके पीछे मैं जो कारण समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध व्यय भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। अगर आप रोज़ सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल दीजिए और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना शुरू करिए और अपने माथे पर चंदन लगा करके और तब आप अपने ऑफिस में जाइए, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है और किसकी कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अक्टूबर महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अक्टूबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है अक्टूबर
महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल 11वें भाव में आमदनी के स्थान में रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, जहां पहले से ही केतु है। इन सभी ग्रहों के कारण आपको महीने के शुरुआत के 2 हफ्तों में धन की कमी नहीं होगी। 20 अक्टूबर से मंगल के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खास करके आपका पैसा भाई बहनों के ऊपर खर्च हो सकता है। 8वें भाव में राहु के होने से आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जिससे फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। लेकिन खर्च के बावजूद आपके सामने आर्थिक चुनौतियां नहीं आएंगी। आमदनी ठीक रहेगी, बचत कर पाएंगे। पैसा कमाने के लिए आइडिया आपके पास होगा। निवेश करने के लिए भी महीना शुभ है। दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। बस आप एक काम करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाइए सो करके, और स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 3 बार में जल गिराइए और कहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार कहते हुए 3 बार में जल गिराएं और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके हो सके तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कर लें और उसके बाद तब आप कपड़ा पहन करके जहाँ के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं वहाँ जाएं। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ सफलता लेकर आएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके बिगड़े हुए काम भी बना देगा। आत्मविश्वास अगर चाहिए तो सूर्य की आराधना करना पड़ेगा, और सूर्य की आराधना करने से ही आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर पंडित जी से सवाल करें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नीता बोल रही हूँ पंडित जी, जयपुर से। कोटि कोटि वंदन। सदा सुखी रहिए। हेलो। हाँ बोलिए निशा जी। हाँ जी, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न है, प्लीज आराम से आप जवाब दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा लड़का है 21 मार्च 1972 शाम को 7:20 नागौर राजस्थान उसका जन्म है। पंडित जी, कोई हमारे घर में पितृदोष है, देवदोष है, या कोई हमसे अपराध हुआ है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न है पंडित जी, इस साल 3 महीने पहले मेरे जेठ गुजरे थे, तो कल मैं पंडितों को कुछ दे सकती हूँ क्या सास ससुर के नाम से? और तीसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरे पति आर्य समाजी है, तो मैं अपने लिए क्या जीते जी अच्छा कर जाऊं, कहीं पुष्कर में, या आप जो भी तीर्थ स्थान बताएं, ब्राह्मणों को क्या दूं, पूरा मुझे डिटेल बताइए पंडित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है निशा जी कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति बना और वहाँ राहु की स्थिति है, और इनके 7म भाव का स्वामी बुध बना। बुध और बृहस्पति की 5म 9वीं स्थिति है। सही बात यह है कि आपके पुत्र जी अभी लड़खड़ा रहे हैं। इनका जीवन स्मूथ नहीं चल पा रहा है। न इनका पारिवारिक जीवन अच्छा है और न इनका आर्थिक जीवन अच्छा है। और इनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता है भगवान श्री हरि विष्णु का। अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम का रोज सुबह स्नान करके पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर इनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। इनके जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनका प्रारब्ध बहुत दूषित है। इनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध बहुत दूषित है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी परेशानियां मिल रही हैं और जीवन एकदम
नारकीय बन गया है। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए विष्णु सहस्त्रनामावली का सुबह शाम अगर पाठ करना शुरू कर दें और 6 महीने तक ये पाठ करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ दें, तो जरूर सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने पूछा है पितरों को कुछ देने के लिए, तो कल पितृ विसर्जन अमावस्या है, जरूर आपको अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आर्य समाज में मृतक भोज और श्राद्ध कर्म को बहुत मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सनातन धर्म कहता है कि हम जो कुछ भी देते हैं वो हमारे पितर ईश्वर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे हमें किसी को पैसा भेजना है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो पहले हमें बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के थ्रू ही वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। उसी तरह से जब हम भगवान को कोई चीज़ समर्पित करते हैं, चाहे अपने द्वारा किया हुआ जप, चाहे अपने द्वारा किया हुआ कोई जप तप, जब भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उसे अरेमा जो पितरों के देवता हैं वो उसे ले जा कर के हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। तो ये अच्छा विचार आपके मन में आया है। आप यथासंभव जो कुछ भी वस्तुएं अपने पितरों के लिए दान करना चाहती हैं कल जरूर करिएगा, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की अब बात कर लेते हैं। अक्टूबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अक्टूबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अक्टूबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कन्या राशि के सभी जातकों से कि भाई ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहाधीन ये दुनिया है भैया, और जो ग्रहों की स्थिति है उसमें आपके राशि में राशि स्वामी बुध तो स्थित है, लेकिन बुध की स्थिति अस्त की है और वो सूर्य और केतु के साथ है। अब धन भाव में आपके स्वगृही शुक्र है, तो ये तो निश्चित है कि आमदनी के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बकरी शनि छठे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहा है, तो शनि के कारण आपको कुछ समय के लिए आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई न कोई खर्च आपके सामने आता रहेगा। खास करके होता क्या है इसमें, जैसे वॉशिंग मशीन का जल जाना और इलेक्ट्रॉनिक के किसी उपकरण का खराब हो जाना, अनायास खराब हो जाना, उसमें पैसे का ज़्यादा निवेश हो जाना, ये सब दिक्कतें आती हैं। और परिवार की किसी के सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो महीने की शुरुआत में मंगल 10वें भाव में रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर से स्थान बदल कर बचत को बढ़ाएंगे, आमदनी में बढ़त लाएंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र के दूसरे भाव में होने से भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। महीने के मध्य तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इन ग्रहों से भी पैसों के मामले में आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के 9वें भाव में होने से आपको पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने होंगे। काम में बहुत मन लगेगा, जिसके कारण लाभ भी मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो महीने का मध्य अच्छा है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करते रहेंगे, राम दरबार की पूजा करते रहेंगे, तो ग्रह स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपका बजट नहीं खराब होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया कि कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है। ऐसे में पंच बलि देने के बाद अगर कहीं भी गाय ना हो तो गाय का हिस्सा कहाँ रख सकते हैं? पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखो, सही बात तो ये है कि ये भारत है और भारत में गाय को माता माना जाता है, और गाय न हो ये तो असंभव है। गाय इलाकों में नहीं मिलती है जल्दी से, खोजना पड़ेगा बेटा। जब मतलब आप खोजोगे तो पाओगे, नहीं खोजोगे तो नहीं पाओगे। आप जिस चीज़ की खोज करोगे वही आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप इतना आराम तलब हैं कि आप अपने दरवाजे पर गाय चाहते हैं तो मुश्किल है,
लेकिन यदि आपका अपने पितरों के प्रति समर्पण है तो किसी गौशाला में 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाना चाहिए आपको। और गाय को तो जरूर कुछ न कुछ अन्न पवाना चाहिए। और इसके साथ अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य जरा सा भी है तो कल के दिन जाकर 10-20 गायों को हरा चारा पवाना चाहिए। इससे आपके पितर निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होंगे, उनका कष्ट कम हो जाएगा। और जहाँ तक पंचबली का सवाल है तो पंचबली में काक बलि आती है, स्वान बलि आती है, गौ बलि आती है। तो इस तरह से कौवे को भी रोटी खिलानी चाहिए। अब कहने वाले भी कहेंगे कौवा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने छत पर रोटी या पनीर का टुकड़ा रख करके देखिए और एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख करके देखिए और छत पर रख करके हट जाइए। अगर 1 घंटे के अंदर वहाँ कौवे ना मडराने लगें तो आप बताइए भाई कोई कब आएगा? जब वहाँ कोई चीज़ होगी तब ना आएगा। जी बिल्कुल। हाँ, ये सच है कि कुछ कौवे कम हो गए हैं, लेकिन सच बात यह है कि कौवे अभी भी हैं देश में। हाँ, बिल्कुल। और कौवों को हमारे पितर के संतुष्टि का एक माध्यम शास्त्रों में माना गया है। और पीपल के नीचे चले जाइए तो वहाँ देखिए आपको चींटियाँ दिखाई देंगी। वहाँ आपको चीनी की पंजीरी बना करके और उसे डाल देना चाहिए, चीनी का बूरा डाल देना चाहिए। चींटियों के लिए भी कर देना चाहिए, गाय के लिए भी कर देना चाहिए, ब्राह्मण के लिए भी करना चाहिए। ब्राह्मण को भी भोजन वोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सब कर्म अगर कल पितृ विसर्जनी के दिन किए जाएंगे, जितने उत्साह के साथ आप अपने पितरों के लिए करेंगे, जितने मन से आप देखो, ऐसा है विपिनेश, इसका नाम श्राद्ध इसलिए है कि ये श्रद्धा से किया जाने वाला काम है। श्रद्धा से जो किया जाए वो श्राद्ध है। और अगर श्रद्धा नहीं, पंडित जी आप कहते हैं कि कोई भी आप पूजा कर रहे हैं या कोई हवन कर रहे हैं या कोई अन्य जो भगवान से रिलेटेड कार्यक्रम है वो पूरी श्रद्धा भाव से ही होता है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं अगर आप मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर मत कीजिए। और एक बात बताऊं आपको, आप मंदिर में गए हैं ये महत्व तो नहीं रखता। आप मंदिर में गए हैं और चिंतन आपका लगा है, अरे वाह कितनी अच्छी फर्श है मंदिर की, अगर मैं घर बनवाऊंगा तो ऐसी फर्श बनवाऊंगा। वाह मंदिर में कितना महंगा ये झूमर लगा हुआ है, लाखों रुपए का होगा, किसी भगत ने दिया होगा। अगर ये सब विचार करने गए हो मंदिर में, भगवान का दर्शन करने गए हो कि ये सब विचार करने गए हो, तो इस दर्शन का क्या मतलब है? दर्शन करने गए हो तो आप अपने उन्हीं को निहारिए। और दान का फोटो सेशन करा के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डालना, बखान करना कि आज हमने भंडारा कराया, आज इतने का दान दिया, इन सब उसका तुरंत फल मिल जाता है। उसका तुरंत फल मिल जाता है। जैसे आपने कहीं लंगर लगाया और आपने लिखवा के रख दिया कि मतलब कि यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक लंगर होगा, सौजन्य से अमुक अमुक अमुक, तो उसको पढ़ लिया 1000 लोगों ने और लंगर छका जो है 200 लोगों ने, तो 800 लोगों का कर्ज भी आपके ऊपर बकाया हो गया। अविनाशी बैंक में कुछ नहीं जमा हुआ, आप बेकार खाली हाथ। देखिए, दान करना कठिन, दान छिपाना कठिन, दान पचाना कठिन। दान या परोपकार या नेकी के जितने भी कार्य किए जाए, इन्हें छिपाया जाता है, इन्हें पचाया जाता है, इन्हें प्रचार नहीं किया जाता है। आप ही तो कहते हैं कि दान वही अच्छा है जो दूसरे हाथ को पता ना चले। हाँ, बाएं हाथ से अगर दान आप दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरह से समझते हैं। दूसरी तरह से मतलब जैसे अपने पत्नी को नहीं बताएंगे, बेटे को नहीं बताएंगे, चोरी से दान करके आएंगे। ठीक है, तो ये चोरी का दान है। लेकिन जिसको दान देंगे उसको पता है कि मुझे किसने दान दिया है। और गुप्त दान उसको कहते हैं कि जरूरतमंद के पास तक आपका सहयोग पहुंच जाए और जरूरतमंद व्यक्ति को जिंदगी में पता न लग पाए कि किसने मेरा सहयोग किया। इसको कहते हैं गुप्त दान। किसी मरीज की दवा के लिए आप सारी व्यवस्था कर दें जी, और मरीज को ठीक होने के बाद भी, पता लगाने के बाद भी पता न लगे कि मुझे किसने ठीक कराया, किसने पैसा दिया, ये है गुप्त दान। पत्नी से चोरी करके, बच्चों से चोरी करके और दान देकर आ रहे हैं, ये चोरी का दान है। ठीक है, ये भी दान बुरा नहीं है, लेकिन गुप्त दान जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। गुप्त दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई पंडित जी लंगर की बात की, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे लंगर होता है, भंडारा होता है कई जगह पर,
तो कहते हैं कि जो लोग खाना खाने में सक्षम हैं उनको उस लाइन में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना कई चाहिए। लोग उसको प्रसाद के तौर पर देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, लंगर जब कोई भी आदमी लगाता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य और किसी न किसी अपने मान्यता के तहत लगाता है कि मेरा अमुक कार्य ये हो जाए, मेरा अमुक ये कष्ट कट जाए, मेरा अमुक ये परेशानी दूर हो जाए, इसलिए लंगर लगाता है। और यदि आप गृहस्थ हैं, यदि आप कमाते हैं और लंगर में आप भोजन छक रहे हैं तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। अगर आप लंगर में खाना मजबूरी है आपकी, कोई ऐसी बात है कि आप भोजन करेंगे ही, तो अगर आप 100 रुपये का भोजन कर रहे हैं तो वहाँ 500 रुपया दान पेटी में डाल करके ही हटिए, वरना आपका सारा पुण्य चला जाएगा। और कोई प्रसाद समझ के थोड़ा सा खाना चाह रहा है तो क्योंकि बस प्रसाद भगवान के चरणों पे चढ़ा हुआ तो सब प्रसाद है। प्रसाद तो ऐसे तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके ग्रहण किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके एक मतलब कि एक छोटी सी बूंद की तरह उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। पेट भरने के लिए उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। लंगर में हम खाने की मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंगर में अगर खाइए 100 रुपये का खाइए तो कम से कम 500 रुपये वहाँ दे कर आइए। अपने ऊपर जो है प्रारब्ध अपना मत खराब करिए, प्रारब्ध मत खराब करिए। तो ये, और ख़ास करके अगर आप किसी धर्म स्थान में गए हैं और आप गृहस्थ हैं, आप दर्शन पूजन के लिए गए हैं, तब तो आपको लंगर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो आप अपने से ही अपना भोजन और आहार और नाश्ता करें। ठीक है, देखिए जानना ज़रूरी था। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। अक्टूबर में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अक्टूबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में तुला राशि के जातकों को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ बकरी शनि 5वें भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी, लेकिन राहु 6ठे भाव में और बृहस्पति 8वें भाव में होने के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, जो आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। सूर्य, केतु और बुध महीने की शुरुआत में 12वें भाव में होने के कारण आपको खर्च बढ़ाकर परेशान करेंगे। कर्ज भी चढ़ सकता है। इस समय आप पैसा कमाने और बचत करने में असहाय महसूस करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल के 10वें भाव में आने से, बुध और सूर्य तुला राशि में जाने से आपके खर्चों में धीरे धीरे कमी आएगी। महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। काम में जुड़ी यात्राएं आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली होंगी। उधार दिया हुआ पैसा भी आपका वापस मिल सकता है। अगर कोई विदेश से जुड़ा आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। कहना तो आपसे ये चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में नवरात्रे भी आ रहे हैं। इन 9 दिनों में अगर आप व्रत कर लें और इन 9 दिनों में अगर आप हर दिन 100 पाठ दुर्गा चालीसा के कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अक्टूबर क्या पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। आप जहाँ कदम रखोगे सफलता आपकी दासी बन जाएगी। बस पूरे नवरात्र 9 दिन सुचितापूर्वक व्रत को करिए। कहीं बाहर से कुछ मत खाइए, व्रत की चीज़ें घर में ही बनाकर खाइए और 100 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। 50 बार सुबह, 50 बार शाम, और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। आप 9 दिन कर लीजिए ये उपाय। अगर पूरे साल कभी आपका जेबा खाली हो, कभी आपकी जेब खाली हो, कभी आपको आर्थिक तंगी महसूस हो, तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अक्टूबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है। आपका अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ कैसा रहेगा, जान लेते हैं।
वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति महीने के शुरुआत में अच्छी रहेगी। 5वें भाव में सूर्य, बुध, राहु और केतु रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव पर रहेगी। इन ग्रहों के कारण आपकी आमदनी बढ़ सकती है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। इस समय आप बचत भी कर पाएंगे और मनी मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन 12वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे होंगे। शुक्र के कारण आप यात्राओं और महंगे सामान और विलासितापूर्ण चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक आपके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में समझदारी से काम लेना होगा। निवेश करने के लिए महीना शुभ है, लेकिन पैसों के लेन देन में सतर्क रहिएगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको नित्य मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप पूरे महीने करना चाहिए। इससे न तो आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ेगा और न आपकी आमदनी कमज़ोर होगी। पक्की बात मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? अक्टूबर में कब आपको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है? आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे या नहीं? इनकम ग्राफ अक्टूबर में कैसा रहेगा, जान लेते हैं। महीने की शुरुआत में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। शुरुआत में खर्च नियंत्रित रहेंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आमदनी बढ़ने के योग हैं। हालांकि शुक्र के कारण आप अपनी सेविंग्स करने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्र आपका मन दिखावे और संपन्नता की ओर खींचेगा, जिसके कारण आप नई गाड़ी, नया गैजेट या कोई महंगा सामान खरीद सकते हैं। बृहस्पति और बकरी शनि इन खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जो चीज़ें ज़रूरी ना हों उन पर खर्च ना करें। निवेश करने के लिए समय शुभ है। किसी को पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपकी धनु राशि है तो आपको चाहिए कि पूरे महीने आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको अक्टूबर में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आमदनी के बारे में आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने शिवालय जाएं, शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और हो सके तो समी का पत्ता भी ले जा करके पूरे महीने शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इनकम के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जानते हैं। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अप डाउन रहेगा। दूसरे भाव में राहु के होने से बचत करने में मुश्किल आएगी। हालांकि 8वें भाव में बैठा सूर्य, बुध और केतु गुप्त स्रोत से धन लाभ करा सकता है। लेकिन शुक्र के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देंगे। दिखावा करने के चक्कर में भी आप कुछ बड़े खर्चे कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। अक्टूबर महीने में आपको संभल कर रहना होगा। निवेश करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में रिस्क न लें। पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। सतर्क रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और ईमेल कुंडली विजेता रितु जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रितु जायसवाल जी, स्वागत है आपका और मुबारकबाद। अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं सीए फाइनल में हूँ। मैं सीए कब तक बन पाऊंगी? मेरी शादी कब होगी? मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? अगर नहीं लगेगी तो क्या प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी? देखो बेटा, ऐसा है कि आपका शुक्र की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। शुक्र और राहु की अंतरदशा और दशा चल रही है। शुक्र आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है।
विवाह में तो अभी भी आपके विलंब हो चुका है, काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अभी विवाह का योग अप्रैल 2025 के बाद ही बन पा रहा है। जहाँ तक सीए की पढ़ाई का सवाल है तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप रोज़ सूर्य को जल देना शुरू करिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला रोज़ जप करना शुरू करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बरकरार रहे और आप अपने एग्ज़ाम को ठीक ढंग से पूरा कर पाएँ। विवाह अप्रैल 2025 से लेकर नवंबर-दिसंबर 2025 तक होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप मंगली हैं। मंगल आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, इस कारण से ही आपके विवाह में इतना विलंब की स्थिति हुई है। मांगलिक लड़का होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धनहानि? अक्टूबर में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी? साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिए अक्टूबर में कौन सी तारीखें सबसे शुभ हैं, ये जानेंगे पंडित जी से छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अक्टूबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। वक्री शनि 12वें भाव में आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। महीने की शुरुआत में 8वें भाव में सूर्य और बुध बैठकर महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शुक्र 8वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ाकर आपको आपकी परेशानियों को दोगुना कर सकते हैं। इस समय कुछ बड़ी आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। हो सके तो आप अपने खर्चों में कटौती करें और बचत करने की आदत डालें। अक्टूबर महीने में किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए और कहीं भी पैसा लगाना हो सोच समझ कर निवेश करें, वरना नुकसान होगा। पैसों के लेन देन में आपको बहुत सावधान रहना होगा। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आप पूरे महीने, अक्टूबर के पूरे महीने नियमित रूप से हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, और यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 1 माला जप सुबह, 1 माला जप शाम को दिया जला करके करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरी की तरफ बढ़ेगी और शनि का दुष्प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।